रीना की शादी को अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन घर के काम को लेकर रीना अभी से काम चोरी करने लगी थी। उसे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो किसी न किसी बहाने से हर काम को टालती रहती। रीना बहू, मुझे लगता है हमें घर की सफाई कर लेनी चाहिए। शादी के बाद घर पर ठीक से सफाई हो ही नहीं पाई थी। हमें होली से पहले सफाई खत्म कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मम्मी जी अभी सफाई की जरूरत है। वैसे अभी तो शादी हुई है, होली निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन बेटा, त्योहार के पहले घर को साफ कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। त्योहार के बाद सफाई करने का क्या मतलब? मम्मी जी, अभी तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है। इसलिए थोड़ी अच्छी धूप हो जाने दीजिए ताकि सामान को भी ठीक से धूप लग पाएगी। बहू अपनी बातों से सास को पटा ही लेती है और घर की सफाई करने से बच जाती है। अगले दिन बहू किचन में खाना बना रही है और खुद से बातें भी कर रही है। मैं तो सच में शादी करके फंस गई हूँ। रोज रोज खाना बनाओ, सफाई करो, ये सब जिंदगी भर कैसे कर पाऊंगी मैं। बहू अपने आप में खोई होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है। रीना बहू, एक काम करते हैं, अब तो धूप भी अच्छी निकलने लगी है। हम दोनों मिलकर पापड़ बना लेते हैं। होली के पहले पापड़ बनाना जरूरी है। होली पर सब मेहमान आएंगे तो उनके सामने भी तो रखने पड़ेंगे। पापड़ का नाम सुनकर तो काम चोर रीना बहू के होश ही उड़ जाते हैं। क्या पापड़? हाँ बहू, पापड़। आलू के, मक्की के, साबूदाने के, ये सब पापड़ हर साल मैं घर पर ही बनाती हूँ। और अब तो तुम भी आ गई हो, दोनों मिलकर खूब सारे बना लेंगे, साल भर तक काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, घर पर बनाने की क्या जरूरत है? आजकल तो सब मार्केट में मिल जाता है। मैं अर्जुन से बोलकर मार्केट से आपके लिए पापड़ मंगवा दूंगी। नहीं नहीं बेटा, मार्केट के पापड़ तो बहुत महंगे आते हैं और उनसे पूर्ति भी नहीं होती है। घर पर बनाएंगे तो कम पैसे में ज्यादा बन पाएंगे, जो कि साल भर तक हमारे काम आएंगे। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल कौन ये सब काम घर पर करता है? मैंने तो किसी को नहीं देखा आजकल पापड़ बनाते हुए। एक काम करते हैं, हम लोग शाम को मार्केट चलते हैं। आप अपनी पसंद के पापड़ ले लेना, जैसे आपको ठीक लगे। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तुम समझ नहीं रही हो बहू, ये सब काम घर पर ही होते हैं। मैं शाम को तुम्हें लिस्ट दे देती हूँ, तुम सामान ले आना और हम दोनों मिलकर पापड़ बना लेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। सास अपना फरमान सुनाकर चली जाती है और अब तो बहू फंस चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि इस पापड़ बनाने के झंझट से पीछा कैसे छुड़ाए और वो कोई ना कोई तरकीब सोचने लगती है। शाम को सास सामान की लिस्ट बनाकर बहू को देती है। लिस्ट देखकर ही बहू को चक्कर आ जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी बड़ी लिस्ट और इतना सारा सामान। मुझे लगता है ये मक्की के पापड़ बनाते बनाते मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस झंझट में नहीं फंस सकती। कुछ सोच रीना, कुछ सोच। बेटा, ये लिस्ट अर्जुन को दे देना और चाहो तो तुम भी साथ चली जाना। अपने हाथ से देखकर सामान ले आना। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी 2 दिन तो ये सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन क्यों बेटा? असल में मम्मी जी, इनके ऑफिस में इनके सीनियर आए हुए हैं तो इन्हें टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद ये फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद जाकर हम सामान ले आएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, हम ही चलकर सामान ले आते हैं। अर्जुन का क्या भरोसा, वो बिजी रहता है ऑफिस के काम में। अब तो रीना और ज्यादा फंस जाती है। सामान ना लाने के लिए उसने बहाना बनाया था, लेकिन अब तो उसकी सास खुद ही जाकर सामान लाना चाहती है और रीना कुछ नहीं कर पाती। रात में रीना और उसकी सास मार्केट से सारा सामान लेकर आती है। रीना की सास उसे सामान अंदर रखने के लिए कहती है, बहू, ये सारा सामान किचन में रख दो, कल दिन में हम मक्की के पापड़ बना लेंगे। रीना कुछ नहीं कर पाती और गुस्से में चुपचाप सारा सामान अंदर ले जाकर रख देती है और खुद से ही कहती है, हे भगवान, मुझे इन मक्की के पापड़ों से छुटकारा दिला दो। मुझे नहीं बनाना कोई पापड़ वापड़।
रीना अभी भी कुछ न कुछ तरकीब सोच रही है कि कैसे भी करके उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल जाए। रीना सुबह उठकर किचन में नाश्ता बना रही है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, उसके बाद हमें पापड़ भी बनाने हैं। लेकिन बहू तो पहले से ही बहाना सोचकर बैठी है और जैसे ही सास पापड़ बनाने की बात करती है, बहू अपना बहाना उगल देती है। मम्मी जी, आज तो पापड़ नहीं बन पाएंगे। क्यों बहू? वो आज मेरी सहेली के घर पर एक प्रोग्राम है, तो दिन में मुझे वहाँ जाना है। मैंने तो उसे बोला कि मैं बिजी हूँ, मुझे पापड़ बनाने हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। बोली तुझे आना ही पड़ेगा, तो मुझे दिन में वहाँ जाना है मम्मी जी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम वहाँ होकर आ जाओ, हम पापड़ कल बना लेंगे। आज के दिन का बहाना तो रीना बना लेती है, लेकिन सास कल पापड़ बनाने की बात कह देती है, जिसके बाद रीना को फिर से टेंशन हो जाती है। आज तो बहाना बना दिया, लेकिन अब कल क्या करूँगी? फिर से कोई बहाना सोचना पड़ेगा। रीना टेंशन में है और फिर से कोई नया बहाना सोच रही है कि कैसे इन पापड़ों से छुटकारा मिले। रात में रीना का पति अर्जुन रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी रीना उसके पास आती है और बनावटी गुस्सा दिखाती है। बस इतना ही प्यार करते हो ना तुम मुझसे? अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ है, देख रही हूँ शादी के 2 महीने हो गए हैं, एक बार भी तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। कम से कम कोई मूवी ही दिखा देते। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कल संडे है, चलो कल दिन में मूवी देखने चलते हैं। हाँ पक्का ले चलोगे ना? हाँ हाँ पक्का, चलो रुको अभी टिकट बुक कर देता हूँ। रीना की बातों में आकर उसका पति तुरंत टिकट बुक कर देता है और कल दिन में रीना अपने पति के साथ मूवी देखने जाएगी। रीना मन ही मन खुश होती है कि उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन सुबह रीना की सास रीना को पापड़ बनाने के लिए कहती है। बहू, पापड़ बनाने का सामान कहाँ रखा है? लाओ गैस पर मक्की चढ़ा दूं, फिर दिन में पापड़ बना लेंगे। मम्मी जी, आज तो पापड़ नहीं बना पाएंगे हम। अब आज क्या हो गया? आज कौन सी परेशानी आ गई? अरे मम्मी जी क्या बताऊं, कल रात को ये मुझसे लड़ रहे थे कि शादी के 2 महीने हो गए हैं और हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। बोल रहे थे तुम तो दिन भर काम में लगी रहती हो, मेरी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, संडे के दिन भी कहीं बाहर नहीं चलती हो। तो इन्होंने आज की दिन की फिल्म की टिकट बुक कर ली है। मैंने तो इन्हें मना किया कि मुझे पापड़ बनाने हैं, मम्मी जी गुस्सा करेंगी, लेकिन बोले कि मैं बात कर लूँगा मम्मी से। अच्छा, लेकिन अगर आपको आज ही पापड़ बनाने हैं मम्मी जी, तो मैं इन्हें मना कर देती हूँ, बोल देती हूँ टिकट कैंसिल कर देंगे। नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ मूवी देखाओ, पापड़ तो कभी भी बन जाएंगे। रीना की सास चली जाती है और रीना मन ही मन खुश होती है कि चलो आज भी पापड़ बनाने से बच गई। अगले दिन सुबह 10 बज चुके हैं, लेकिन रीना अभी तक उठकर किचन में नहीं आई। उसकी सास सोचती है कि रीना को क्या हो गया। वो ऊपर कमरे में जाती है, देखती है रीना सो रही है। बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं, उठना नहीं है क्या? जी मम्मी जी, बस उठ ही रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया? दवाई ली तुमने? मम्मी जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। रुको, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। दवाई मैंने ले ली है मम्मी जी, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी, और आप पापड़ बनाने की तैयारी कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम लोग मिलकर पापड़ बना लेंगे। नहीं बहू, रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। इतना बोलकर सास चली जाती है और बहू तुरंत उठकर बैठती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है और वो खुश होती है। क्या बात है रीना, तू तो बड़ी अच्छी एक्टर निकली। अब आज दिन भर आराम करूंगी, तबीयत का बहाना बना दिया तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। बहू मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसने अपनी सास को बेवकूफ बना दिया। अगले दिन अब चेहरा उतारकर सुबह नीचे आती है। वो सोच रही है कि आज क्या बहाना बनाएगी, कहीं ऐसा न हो कि पापड़ बनाना ही पड़ जाए। वो नीचे आकर देखती है कि पापड़ बनाने का सामान कहीं नजर नहीं आ रहा
अरे सामान कहाँ चला गया? कहीं मम्मी जी ने अकेले ही तो पापड़ नहीं बना लिए? चलो अच्छा है, अगर बना लिए हों तो मैं बच जाऊंगी पापड़ बनाने से। रीना अपनी सास को ढूंढती है जो कि हॉल में बैठी चाय पी रही है। वो अपनी सास के पास आती है और पूछती है, मम्मी जी पापड़ आपने अकेले क्यों बना लिए? वो तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं कल ही सारे पापड़ बनवा देती। आप रुक जाते थोड़ा, हम दोनों मिलकर बना लेते। अरे नहीं बेटा, मुझसे अकेले कहाँ बनेंगे पापड़। अब मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही कि अकेले सब कर सकूं। तो फिर इतना सारा जो सामान हम लाए थे वो कहाँ गया? वो मैंने पड़ोस वाली भाभी को दे दिया। उन्हें पापड़ बनाने का सामान चाहिए था। वो मार्केट से खरीदने जा रही थी, तो मैंने अपना सामान उसी कीमत पर उन्हें दे दिया। लेकिन मम्मी जी अब हमें फिर से मार्केट जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। नहीं बेटा, अब हम पापड़ नहीं बनाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा तो मुहूर्त ही नहीं आ रहा था पापड़ बनाने का। तो मैंने सोचा शायद हमारी किस्मत में पापड़ हैं ही नहीं, इसलिए मैंने सामान उन्हें दे दिया। ये बात सुनकर तो बहू की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन सास के सामने दिखावा करती है। अरे मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो एक दो दिन कुछ न कुछ काम अटक गए, वरना अभी तक तो हमने सारे पापड़ बना लिए होते। वैसे भी आज मैं पूरे मूड में थी कि पापड़ बना ही लूंगी। आपने क्यों सारा सामान दे दिया? नहीं बहू, अब मेरा भी मन नहीं है, अब रहने दे। लेकिन मम्मी जी फिर होली पर मेहमान आएंगे तो हम उनके सामने क्या रखेंगे? उसके लिए तुम थोड़े बहुत पापड़ मार्केट से ले आना। वैसे भी खास जिस काम के लिए हमें पापड़ बनाने थे वो तो हो ही नहीं पाया, इसलिए अब रहने ही देते हैं। खास काम? कौन सा काम मम्मी जी? असल में पापड़ तो मुझे तुम्हारे मायके भिजवाने के लिए बनाने थे। बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, पहली होली पर बहू के मायके 10 किलो पापड़ भेजे जाते हैं। खास तौर पर मैं इसीलिए पापड़ बनाना चाहती थी कि तुम्हारे मायके पापड़, फल और मिठाइयाँ भिजवानी थी। लेकिन लगता है कि भगवान चाहते ही नहीं थे भिजवाना, इसलिए हमारे पापड़ ही नहीं बन पाए। मायके पापड़ भेजने वाली बात सुनकर तो बहू दंग ही रह जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सारा सामान उसके मायके भेजा जाना था। क्या मम्मी जी, मेरे मायके? हाँ बेटा, ये सारे पापड़ तुम्हारे मायके ही तो भेजने थे, और उसमें से थोड़े हम रख लेते तो हमारे भी होली पर काम आ जाते। लेकिन छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो बहू के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। ये सारा सामान उसके मायके भेजा जाना था और उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो बहू चाहकर भी पापड़ नहीं बना सकती और उसे पछतावा होता है कि उसकी कामचोरी के चलते उसी का नुकसान हो गया। और वो सोचती है कि ये मक्की के पापड़ उसे जिंदगी भर याद रहेंगे। अरे मुझे बचाओ, कोमल बिटिया, मुझे बचा, वरना मैं मर जाऊंगी। रस्सी पर लटकी बूढ़ी हिमानी काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर नीचे खड़ी हिमानी की बेटी कोमल और दामाद रोहन दंग रह जाते हैं। माँ, माँ आप हाथ मत छोड़ना, हम कुछ करते हैं माँ। रोहन जी कुछ कीजिए ना, वरना माँ नीचे गिर जाएगी। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी हिमानी की आवाज सुनकर हिमानी का पति दर्पण और उसका बेटा अजय अपने घर से बाहर आते हैं। अरे बाप रे हिमानी, ये कैसे हो गया? माँ, आप वहाँ कैसे लटक गई और ये रस्सी किसने बांधा? हम सब इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले माँ जी को बचाते हैं। अब सब काफी शोर मचा रहे थे। रात का समय था, तभी सामने वाले घर से रोहन के माता पिता अनुज, मीनाक्षी और रोहन की बहन अनीता, ये तीनों भी बाहर आते हैं और सब हिमानी को रस्सी पर लटकते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। अजय भाई, आप अपने घर की छत पर जाकर रस्सी खोलिए, मैं अपने घर की छत से रस्सी खोलता हूँ। दोनों आमने सामने अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रोहन और अजय का घर आमने सामने था और बीच में लंबी सी सड़क थी। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि समधन जी ऐसे रस्सी पर लटके ही क्यों? आखिर क्या वजह आ गई कि ये रस्सी पर लटक गए? माँ जी,
माँ जी, वो माँ ने मेरे लिए लड्डू बनाए थे। वो छत से मुझे लड्डू दे रही थी, पर लड्डू मेरे पास आ नहीं रहे थे। इसलिए माँ रस्सी से लटक कर मेरे पास आ रही थी। अरे मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। तभी अजय रोहन अपने अपने घर की छत पर वो रस्सी खोल देते हैं जिस पर हिमानी लटकी हुई थी। दोनों अपने अपने घरों की छत पर रस्सी पकड़कर खड़े थे। रोहन भाई, अब धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते जाइए। रोहन अजय धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते जाते हैं। तभी अचानक अजय के गाल पर एक मच्छर काट लेता है। तभी अजय गाल की खुजाने के चक्कर में अपने हाथ से वो रस्सी छोड़ देता है जिस पर हिमानी लटकी हुई थी। तभी हिमानी रस्सी के साथ तेजी से नीचे गिरने लगती है और उसके झटके से रोहन भी रस्सी पकड़कर छत से नीचे हिमानी के साथ गिरने लगता है। रोहन जी, माँ जी, तब दोनों को नीचे गिरते देखकर चिल्लाने लगते हैं। अब क्या इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हिमानी रोहन बच पाएंगे या उनकी हड्डियां फसलियां टूट जाएगी? अब ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम चलते हैं हिमानी के बीते जीवन में कि आखिर उसके जीवन में ये समस्या आई क्यों और क्यों उसकी बेटी के ससुराल और उसके घर के बीच ये रस्सी बांधी गई। कोमल अपने माता पिता और भाई के साथ उड़ानपुर शहर में अपने बड़े से घर में रहती है। एक शाम कोमल अपने घर की छत पर खड़ी थी और सामने वाली छत पर गोरा खूबसूरत लड़का रोहन खड़ा था। रोहन जी, आखिर कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम शादी कब करेंगे? एक काम करते हैं, आज नीचे जाकर हम अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता ही देते हैं। रोहन और कोमल एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों का घर एक दूसरे के घर के आमने सामने ही था। दोनों रोज ऐसे ही घर की छत पर एक दूसरे से मिलते थे। तभी दोनों नीचे आते हैं और अपने अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताते हैं। अपने पड़ोस वाला रोहन, तुझे ये प्यार मोहब्बत करने के लिए किसने कहा था कोमल? माँ, मैं रोहन जी से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तभी कोमल के लाख मिन्नतें करने के बाद उसके परिवार वाले रोहन को कोमल की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और इधर रोहन भी अपने परिवार वालों को मना लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में रोहन कोमल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी की पहली रात कोमल अपने ससुराल में थी। उसके सामने उसके सास अनुज, मीनाक्षी, नंद, अनीता ये सब खड़े थे। एक बात की अच्छे से गांठ बांध दे बहू, तेरा मायके सामने ही है। इसका मतलब ये नहीं कि तू जब चाहे अपने मायके चली जाए। तू केवल हमारी अनुमति मिलने पर ही अपने मायके जाएगी। ये बात की गांठ बांध ले बहू। जी माँ जी। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रोहन कोमल ऊपर वाले कमरे में थे। तभी हिमानी अपने घर की छत पर आती है। सामने ही रोहन के घर की छत पर कोमल का कमरा था। कोमल बेटा, कोमल। हिमानी कोमल को आवाज लगाती है पर कोमल को हिमानी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या करूं, कैसे दूं अब ये असली घी की मिठाई कोमल को? तभी हिमानी एक पत्थर रोहन के कमरे की खिड़की पर मारती है तो वो पत्थर कमरे के अंदर आता है। अरे ये पत्थर कौन मार रहा है? रोहन कोमल कमरे से बाहर छत पर आते हैं तो सामने वाले कोमल के घर की छत पर कोमल की माँ हिमानी खड़ी थी। माँ, आप? क्या हुआ? बेटा, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही थी। मैंने तेरे लिए असली घी की मिठाई बनाई है, ले खा ले। माँ, कल दे देते मुझे। बिटिया, मिठाई बासी हो जाएगी कल तक। माँ, इस समय मैं घर पर नहीं आ पाऊंगी। माँ जी ने मुझे बिना इजाजत अपने घर जाने से मना किया है। अच्छा, तो मैं यहाँ से ही मिठाई फेंकती हूँ, तू वहाँ पकड़ लेना। हिमानी मिठाई का डब्बा जोर से कोमल की ओर फेंकती है तो वो डिब्बा कोमल तक पहुँचने से पहले ही नीचे सड़क पर गिर जाता है और नीचे गिरते ही सारी मिठाई सड़क पर बैठा कुत्ता खा लेता है। ओह, मिठाई तो कुत्ता खा गया। माँ, आपको और जोर से फेंकना चाहिए था। कोई नहीं माँ जी, हम किसी दिन घर आकर खा लेंगे मिठाई। अब सोते हैं, रात बहुत हो गई। तीनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे हिमानी कोमल को आवाज देकर घर की छत पर बुलाती है। बिटिया, तेरी बहुत याद आ रही है, तू आना थोड़े समय के लिए घर में। मैं नहीं आ सकती माँ, घर में बहुत काम है और माँ जी ने मुझे घर जाने से मना किया है अभी।
बिटिया, मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। यहाँ से दूंगी तो मिठाई की तरह वो भी सड़क पर गिर जाएंगे। माँ, मैं बाद में खा लूंगी घर में आकर। मैंने इतनी प्यार से बनाई है बिटिया, एक तो खा ले। क्या करूँ? कोमल आसपास देखती है तो उसे सामने छत पर एक बड़ी सी रस्सी दिखाई देती है। माँ, मैं आपको रस्सी देती हूँ, आप उसे वहाँ छत से बांध दीजिए और उस पर लटकाकर आप मुझे पराठे भेज दीजिए। कोमल रस्सी का एक हिस्सा हिमानी के हाथ में फेंकती है, जिसके बाद हिमानी वो रस्सी अपने घर की छत पर बांधती है और कोमल एक हिस्सा रस्सी का अपने घर की छत पर बांधती है। तभी रस्सी पर पराठे बांधकर हिमानी वो पराठे कोमल को दे देती है। अब इसी तरह हर रोज हिमानी रस्सी की सहायता से कोमल को चीजें देने लगी। कुछ महीने बाद एक रात हिमानी फिर से छत पर आती है। बिटिया, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, इसे खा लेना। हिमानी लड्डू से भरा डिब्बा रस्सी से बांधकर उसे कोमल की तरफ धकेलती है, पर वो डिब्बा बीच में ही जाकर रुक जाता है। अरे अरे, डिब्बा तो अटक गया। हिमानी रस्सी को बार बार हिलाती है ताकि वो डिब्बा कोमल की ओर चला जाए, पर वो डिब्बा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। ये डिब्बा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। छोड़िए ना माँ, जाने दीजिए। रुक, मैं अभी कुछ करती हूँ। तभी हिमानी उस रस्सी पर लटक जाती है और धीरे धीरे रस्सी पर लटकते हुए उस डिब्बे की ओर बढ़ने लगती है। अरे अरे माँ, क्या कर रही हो आप गिर जाओगी। हिमानी धीरे धीरे करके उस डिब्बे के पास आ जाती है। अब जैसे ही एक हाथ से वो डिब्बे को पकड़ने लगती है, तभी वो डिब्बा रस्सी से छूटकर नीचे गिर जाता है और हिमानी रस्सी पर लटक जाती है। बचाओ। तभी जैसे तैसे सब वहाँ आ जाते हैं। अब अजय रोहन मिलकर हिमानी को बचाने लगते हैं, तो अजय के हाथ से रस्सी छूटने पर रोहन और हिमानी छत से नीचे गिर जाते हैं और दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तो हिमानी की कमर की हड्डी टूट चुकी थी और रोहन का एक पैर। अरे, क्या जरूरत थी आपको समधन जी छत पर रस्सी से लटकने की? अगर लड्डू ही देने थे आपको आपकी बेटी को, तो हमारे घर आकर दे देते आप। आपकी वजह से मेरे बेटे का एक पैर टूट गया। मीनाक्षी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। तभी हिमानी अपने घर चली जाती है और मीनाक्षी और सब अपने घर चले जाते हैं। माँ, इसमें गलती सासू माँ की नहीं है, इसमें आपकी गलती है। आपने ही कोमल को वार्निंग दे रखी थी ना कि अपने मायके मत जाना। बस उसी डर से वो अपने मायके नहीं जा रही थी और सासू माँ को इस तरीके से अपनी बेटी को चीजें देना पड़ रहा था। मीनाक्षी, बहू का मायका सामने ही तो है, 2 मिनट से भी कम समय लगता है वहाँ जाने के लिए। बहू को जाने दिया करो उसके मायके। ठीक है बहू, अब तेरा जब भी मन कहे तो अपने मायके चली जाना। और हाँ, तेरी माँ से कह देना कि वो आगे से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। उसके बाद कोमल हर समय अपने मायके आने लगी थी और अपनी माँ अपने मायके वालों के हाल चाल पूछकर तुरंत ही अपने ससुराल जाने लगी, जिसके बाद ना अब हिमानी को घर की छत पर आना पड़ रहा था, ना अब कोई हादसा हो रहा था और सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे थे।